थर्ड चैप्टर इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है बच्चों हमारा? इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसमें आपके कौन से टॉपिक्स हैं? एक तो प्री रिफॉर्म हमारी कैसी सिचुएशन थी, ठीक है, और उसके बाद है आपका इसकी नीड क्यों पड़ी, जो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म किए उसकी नीड क्यों पड़ी हमको। ठीक है, तो जो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारा हुआ इसमें हमारा एलपीजी पॉलिसीज हम लेके आए। एलपीजी मतलब सिलेंडर वाला मत लेके चलना। एलपीजी मींस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। हाँ, हमने ये तीन चीजें स्टार्ट की थी इकोनॉमिक रिफॉर्म में। ठीक है, तो ये पूरा इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड टॉपिक्स है। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ प्री रिफॉर्म सिनेरियो क्या था ना हमारा, कि हमारा रिफॉर्म से पहले की क्या सिचुएशन थी वही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऑब्जेक्टिव करेंगे कि क्या नीड थी। उसके बाद हम लोग एलपीजी पॉलिसीज को लेंगे। इसमें से एक पॉलिसी थोड़ी सी बड़ी है, बाकी दो छोटी छोटी है, तो देख लेंगे कि कितनी क्लासेस में कवर होता है। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो क्या है? प्री रिफॉर्म सिनेरियो, मतलब रिफॉर्म से पहले हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो कैसी थी। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म हमने कब किया था बच्चों? 1991 में। 1 मार्क में आ जाता है ये, इसको याद रखना। इसमें ज्यादा नहीं है ईयर वगैरह, तो एक ये तो कंपलसरी आपको याद ही रखना। प्री इकोनॉमिक रिफॉर्म, देखो अगर हमें 1991 से पहले कोई प्रॉब्लम थी इकोनॉमी में तभी तो हमने रिफॉर्म किया ना, तभी हम लोग नई नई पॉलिसीज लेके आए। अदरवाइज हमें नीड ही क्या पड़ती पॉलिसीज लाने की? यस मैम। तो 1991 से पहले हमारी इकोनॉमी में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होगी ना, तभी तो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया। देखो जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो उसके बाद हमने कौन सी इकोनॉमी को फॉलो किया? मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम कौन सी होती है बच्चों? ये अपना 11th में भी टॉपिक था, अभी 12th में भी आया था ये एक चैप्टर में। मिक्स्ड इकोनॉमी होती है जिसमें मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी दोनों के फीचर्स इन्वॉल्व होते हैं। वो इकोनॉमी कौन सी होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी मींस जिसमें मार्केट फ्री होती है, कोई भी आइटम प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी रेट पे बेचने के लिए, किसी भी क्वांटिटी में बनाने के लिए। और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? वो इकोनॉमी जिसमें हर एक चीज के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है ना, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, उसको सॉल्व कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये सारे के सारे डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है। किसमें? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में। तो मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? जिसमें मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी दोनों के फीचर्स होते हैं। दैट इकोनॉमी इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब 1947 के बाद हमने किस इकोनॉमी सिस्टम को फॉलो किया? मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम को। लेकिन रियलिटी में देखो, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम का मतलब क्या है? जो मार्केट है, मार्केट मतलब प्राइवेट सेक्टर, मार्केट मतलब प्राइवेट सेक्टर, और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मींस गवर्नमेंट, दोनों सेक्टर्स को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए थी, है ना। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हुआ? जो पब्लिक सेक्टर था ना, पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर वाज इग्नोर्ड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती है ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। जो कंपनीज गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर मतलब जिसकी ओनरशिप हम लोगों के हाथ में होती है, इंडिविजुअल या पार्टनर्स, ये सब जो होते हैं ये प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। ठीक है, किसी ने अपनी खुद के पैसों से फैक्ट्री लगाई है तो वो कौन सी फैक्ट्री होगी? प्राइवेट सेक्टर की। और अगर मान लो गवर्नमेंट ने पैसे दे के कोई फैक्ट्री लगवाई है, उसका जो मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट कर रही है,
तो वो कौन सा सेक्टर हो गया? पब्लिक सेक्टर। तो 1991 से पहले हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम था, और हमने क्या किया? मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम में दोनों को, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक, दोनों सेक्टर्स को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे किसको इम्पोर्टेंस मिल रही थी? सिर्फ पब्लिक सेक्टर को। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज वगैरह थी वो किसके हिसाब से थी? पब्लिक सेक्टर्स के फेवर में थी, है ना, प्राइवेट सेक्टर के इतने फेवर में नहीं थी। कैसे नहीं थी? कि भाई जैसे बहुत सारे लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, परमिशंस की रिक्वायरमेंट, अगर पब्लिक सेक्टर की कोई कंपनी, उसको तो गवर्नमेंट इजीली दे देती है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर का कोई पर्सन किसी बिजनेस में जाना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता था? बहुत ही लाइसेंस, परमिशंस, परमिट्स, इन सब की नीड होती थी, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर के लोग डिस्करेज होते थे इन सब चीजों को लेके, है ना, कि कौन पंगे में पड़े, इससे अच्छा अपनी जॉब वगैरह कर लो। तो प्राइवेट सेक्टर की इतनी अच्छी हालत नहीं थी। देयर वॉज ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। और अगर पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है तो लो सेक्टर में कम हो जाएगा, तो इससे जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल कम था हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है। अब देखो ये एक कार्टून है, किसका? सतीश नाम लिख रखा है शायद यहाँ पे, ठीक है, नेट से लिया है मैंने। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब जो अब्रोड से इन्वेस्टमेंट आता है ना, जो अब्रोड से कोई पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट करता है किसी कंट्री में, दैट इज कॉल्ड एफडीआई। एफडीआई बैन था, ठीक है, इतना ज्यादा उसको हम लोग नहीं पसंद करते थे। restrictions of FDI, okay. Since the early days of independence, we were adapted to a highly protected economy. इंडिपेंडेंस के बाद हमने क्या किया था? हमने अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट किया था। एक तो देखो, जब आप लोगों को पता ही है 1947 से जब हम आजाद हुए थे तो हम लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी थी, है ना। अब उस फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से क्या था, हम लोगों ने अपना सारा इकोनॉमी को संभाला है। कितने फेमाइन आए, फेमाइन भी आए, और उसके बाद वैसे ही पैसे भी नहीं थे, पार्टीशन भी था, है ना, पार्टीशन में इतनी ज्यादा मारकाट मची, पैसे का भी लॉस हुआ, लोगों का भी लॉस हुआ, थोड़ा मेंटली भी स्टेबल नहीं थे लोग, इतना ज्यादा क्राइसिस देख के, इतनी ज्यादा वो देख के, ठीक है। तो 1947 के बाद हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को क्या किया? प्रोटेक्ट किया, ठीक है, ताकि हम लोगों की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके, है ना, इसलिए तो प्रोटेक्ट किया ना, अदरवाइज और क्या नीड थी? प्रोटेक्ट करने की यही नीड थी कि भाई जो हमारी ग्रोथ है वो इक्वल हो सके, नहीं तो ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर करता कहाँ से? जब हम लोग बहुत पॉवर्टी में थे उस टाइम पे, 1947 के टाइम पे, तो पैसा लगाता कौन? सरकार ही लगाएगी ना। तो इसलिए उस टाइम पे हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्टिव वे में चलाया। लेकिन उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस आए तो फिर इन्होंने सोचा कि भाई अपने आप को मॉडर्न करना पड़ेगा। ये देखो, वी प्रोटेक्टेड आवर इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस, आवर इन्वेस्टमेंट, आवर करेंसी, आवर कमोडिटी, ओके, एंड कैपिटल मार्केट। ट्रेड, जो सेल और परचेज होती थी, ट्रेड का मतलब क्या होता है? सेल एंड परचेज, इन सबको हमने प्रोटेक्ट किया। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? जब आप इतना प्रोटेक्टिव इकोनॉमी चला रहे हो, आपका प्राइवेट सेक्टर सफर कर रहा है, तो उसके कुछ ना कुछ तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना, कुछ ना कुछ तो उसका असर आएगा ही। अब ये जो कॉन्सिक्वेंसेस थे ना, इसी की वजह से हम लोगों ने क्या किया, फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म किया 1991 में। क्लियर है इतना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उसके प्रभाव क्या हुए, उसके कहते हैं ना दुष्परिणाम क्या हुए। एक तो अच्छा उसका इफेक्ट ओके होता मैम। है,
हमारी इतनी ज्यादा हालत खराब थी, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या, उसका असर हुआ, ठीक है, परिणाम क्या हुआ। मैम आप फेमाइन बोल रहे थे, फेमाइन क्या होता है? अकाल नहीं पड़ता है। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम पे देखो हमारी जो वेदर है ना, अगर तुम ज्योग्राफी में पढ़ो तो हर 3-4 साल बाद है ना मौसम बदलता, जैसे ये एलनीना और लानीना एलनीनो, दो टाइप की विंड्स चलती है। तो एक विंड ऐसी होती है बेटे, पूरा तो इस पे मुझे नहीं पता, अगर तुम पढ़ो तो लानीना और एलनीनो के बारे में पढ़ना, विंड्स के बारे में। इसमें क्या होता है, हवाएं ऐसी चलती है कि एक साल हमारे यहाँ पे बारिश वारिश कम होती ही है। ये हमारी सिचुएशन ही ऐसी है कि हमारे यहाँ पे बारिश वगैरह कम होगी, ठीक है। तो हर 3-4 साल में पहले अकाल पड़ता ही पड़ता था। अब तुम ये देखो ना, उस टाइम पे तो हमारे जो मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, प्रधानमंत्री ने भी ये बोला था कि मैं 1 दिन का उपवास रखूंगा हफ्ते में। किस लिए रखूंगा? ताकि वो अनाज का कम खपत हो, अनाज कम कंज्यूम करें हम लोग। क्यों कंज्यूम कम करें? क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको खाना भी नहीं मिलता था। पहले हमारा एग्रीकल्चर क्या था, रेन वाटर पे डिपेंड करता था। अगर बारिश नहीं हुई तो इसका मतलब खेती नहीं होगी, अनाज नहीं होगा, तो उसको बोलते थे अकाल पड़ना, सूखा पड़ना। जैसे कई सारी मूवीज में, लगान मूवी में भी नहीं हुआ, बारिश आती है तो इतने खुश होते क्योंकि उनके वहां पे सूखा पड़ रहा होता, मिट्टी सूख चुकी होती है। आजकल तो नहर ट्यूबवेल वगैरह ये सिस्टम है, पहले तो नहीं था ना। तो फिर माइन मतलब जब अकाल वगैरह पड़ते, तो 1947 के बाद हमारे 2 अकाल भी बहुत बड़े पड़े थे, ठीक है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखो, 4 डिकेड तक ये चला हमारा। 4 डिकेड मतलब 1940, 40 साल, 10 साल का एक डिकेड होता है ना। यस मैम। 10 साल का एक डिकेड होता है, तो नियर अबाउट 40 इयर्स तक ये चला, ठीक है। उसके बाद वेरियस जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने थे, उन्होंने क्या किया, ये देखो ये एक और कार्टून है। थोड़ा आप कार्टून्स वगैरह, जब आप इंडियन इको का पेपर भी करोगे ना बच्चों, तो उसमें थोड़ा सा अगर फटाफट ऐसे हर टॉपिक में आप एक ऐसा कोई सीख लो ना, याद कर लो कि अगर ये टॉपिक आए तो मैं ये चीज बना सकती हूँ, जो फटाफट बन जाए। अब ऐसा बनाने में तो बहुत टाइम लगता है ना, एक रफ सी कोई ऐसी चीज आप बना लो। तो अगर इंडियन इको का पेपर सॉल्व कर रहे हो और उसको आपने थोड़ा सा पिक्चर्स डाल दी, ग्राफिकल उसको कर दिया, तो आपके इंडियन इको में मार्क्स आने के पूरे चांसेस होते हैं। क्योंकि इसमें ऐसे कोई टेक्निकल पॉइंट्स तो ज्यादा होते नहीं है कि आप कुछ ऐसा लिखो कि जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट आए, थ्योरी ही होती है। तो अगर आप थोड़ा सा इसको ग्राफिकल बना देते हो, कर्व बना देते हो, या फ्लो चार्ट या कोई कार्टून, तो उससे क्या होता है, आपका जो पेपर है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये जो पीपीटी बनाई है, इसमें कार्टून्स वगैरह थोड़े ज्यादा ही डाले हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे इसके? सेल्फ परपेचुएटिंग सब्सिडी। सब्सिडी हमारी इकोनॉमी की सबसे मेन प्रॉब्लम के, हमने बहुत ज्यादा सब्सिडीज वगैरह दी थी, उसकी नीड थी, हमको सब्सिडी नहीं देते। अब जैसे देखो, हमें सोलर जो सिस्टम लगाते हैं हम लोग, सोलर प्लांट लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, अगर उसको प्रमोट करना तो गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ेगी? सब्सिडी देनी पड़ेगी, है ना। एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है तो क्या करना पड़ेगा? सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे उसका एक कॉन्सिक्वेंस ये था कि सेल्फ परपेचुएटिंग सब्सिडीज थी हमारे यहाँ पे। लो इनफ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, अगर हमारी जो इकोनॉमी थी प्रोटेक्टेड इकोनॉमी थी, बाहर से हम इतना ज्यादा ट्रेड करते नहीं थे, तो हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इनफ्लो भी कम था, बाहर से टेक्नोलॉजी कम आती थी। अब आजकल तुम देखो, मेट्रो है, बुलेट ट्रेन है, ये हमने कहाँ से ली है? जापान से ली है ना। कितने जो फाइटर प्लेन वगैरह होते हैं, वो हम किसी अलग अलग कंट्रीज से लेते हैं, रशिया से कितनी सारी चीजें लेते हैं। तो अभी इनफ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है, पहले नहीं होता था, है ना। पहले प्रोटेक्टेड इकोनॉमी थी, हर चीज में गवर्नमेंट का होल्ड था। लो कॉम्पिटिटिवनेस। कॉम्पिटिटिवनेस तुम लोग समझ सकते हो कि जो अगर प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में ओनर्स होते हैं अलग अलग कंपनीज के, अलग अलग, तो उनमें कंपटीशन भी रहता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में कंपटीशन किससे होगा? अगर
जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत देख लो आप, गवर्नमेंट स्कूल जो है उसमें पढ़ाई का लेवल क्या है, ऐसा नहीं है टीचर्स नहीं है, वहाँ के टीचर बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड है, बड़े बड़े एग्जाम पास करके जाते हैं, तो लेकिन फिर भी वहाँ पे जो पढ़ाई का लेवल है वो बहुत ही कम है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है, हर स्कूल को अपना रिजल्ट दिखाना होता है, जैसे रिजल्ट, क्योंकि अगर उनका रिजल्ट बढ़िया आएगा तभी तो कोई पैसे देके पढ़ने आएगा ना उनके वहां पे। तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे लो कॉम्पिटिटिवनेस थी, कॉम्पिटिटिवनेस थी नहीं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर था ही नहीं। अब जैसे देखो, ये जब से जियो आया है ना, उससे पहले प्राइवेट सेक्टर इतना ज्यादा नहीं था। जियो ने कितना सस्ता डेटा कर दिया, जो फोन के जो रेट्स हैं, कॉल्स के रेट्स हैं, वो कितने सस्ते कर दिए है ना। प्राइवेट सेक्टर जैसे ही आया वैसे ही कॉल रेट बहुत ही सस्ते हो गए। उससे पहले बीएसएनएल था, बीएसएनएल मतलब पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट कंपनी है बीएसएनएल, तो तब तक बहुत हाई रेट थे। उसके बाद जैसे ही प्राइवेट सेक्टर आने लग गया टेलीकम्युनिकेशन में, तो रेट्स कितने कम हो गए कॉल्स के। जब हम लोग छोटे थे तो उस टाइम पे तो 1 रुपया 20 मिनट लगता, 1 रुपया 20 पैसे लगता था एक कॉल का। लो प्रोडक्टिविटी लेवल, रेकरिंग फिस्कल डेफिसिट ये है ना बच्चों, अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा ना तो इसको होल्ड पे रख देना। ये हम लोग डिटेल में करेंगे, किस में करेंगे, गवर्नमेंट बजट में। जब हम गवर्नमेंट बजट करेंगे ना उसमें फिस्कल डेफिसिट होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट में फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल का मतलब होता है फाइनेंशियल, रेकरिंग मतलब जो बार बार हो रहा है, डेफिसिट मतलब घाटा। तो हमारी गवर्नमेंट को बार बार डेफिसिट हो रहा था, घाटा हो रहा था, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है प्रॉपर, वो हम गवर्नमेंट बजट चैप्टर में इसको कवर कर लेंगे। रेकरिंग फिस्कल डेफिसिट, इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे दे दी है, implies that the government has been spending beyond its, एक सेकेंड, जितना गवर्नमेंट को रिसीव हो रहा है ना अमाउंट, उससे ज्यादा जब सरकार खर्च करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट। लो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, आपके यहाँ पे कितना इंक्रीज इन कैपिटल हुआ, कैपिटल मतलब ये मशीनरी वगैरह जो भी प्रोडक्शन में काम आते हैं वो सारी चीजें आपकी किस में इंक्लूड होती हैं, कैपिटल में। तो कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि आपका जो कैपिटल का स्टॉक है वो कितना बड़ा है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये लो था, और हाई लेवल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट बर्डन। जो डेट बर्डन का मतलब क्या है, जो लोन था ना, देनदारी था, उसका बर्डन हमारे पे ज्यादा था। ये कैपिटल फॉर्मेशन की डेफिनेशन है, अगर आपने पढ़नी हो तो। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 फिर हमने इंट्रोड्यूस की, ठीक है। The economic scenario in 1991 was very much depressing, बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग था, as the economy was on the brink of collapse, हमारी इकोनॉमिक कोलैप्स होने वाली थी। फॉरेन लैंडर्स एंड एनआरआई, जो मैम फॉरेन लैंड, हाँ बोलो। मैम कोलैप्स का मतलब इकोनॉमिक कोलैप्स होगी, कहते नहीं गिर गई इकोनॉमी वहां की। क्या था, कौन सा था कंट्री, श्रीलंका की इकोनॉमिक कोलैप्स हुई थी, है ना। मतलब उनके का मतलब जब इकोनॉमिक गिर जाती है, ठीक है। एनआरआई हैज एनआरआई हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन आर इकोनॉमी। एनआरआई बहुत ज्यादा हेल्प करते हम लोगों को। वो एनआरआई जो हमारे यहाँ पे करेंसी भेजते हैं, जिनकी फैमिलियां जो बाहर कमाने गए हैं ना, और पैसा अर्न करके वहां अपना खर्चा निकाल के बचा हुआ पैसा इंडिया में भेजते, वो एनआरआई हमारे लिए बहुत ज्यादा फॉरेन रिजर्व बना रहे होते हैं, क्योंकि फॉरेन की करेंसी वो हमारे यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे होते हैं। अगर मान लो कोई वहीं सेटल हो गया इंडिया से, उसको फिर कोई मतलब ही नहीं है, तो वो हमारी इकोनॉमी में कोई हेल्प नहीं करता। लेकिन जो एनआरआई इंडिया के हैं, उनके इंडिया में फैमिलीज हैं और वो खुद सिर्फ अर्निंग के पर्पज से गए हैं,
और वहां सेटल होके कमा रहे और पैसा इंडिया में भेज रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फॉरेन रिजर्व इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो एनआरआई और जो फॉरेन लेंडर मतलब लैंड का मतलब क्या होता है, पैसा उधार देना। ठीक है, तो जो फॉरेनर्स थे ना जो इन्वेस्ट कर सकते थे इंडिया में, उनका इंटरेस्ट इंडिया में था ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रोटेक्टिव इकोनॉमी थी और हमारे यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा थे। इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट सिंस 1991। 1991 से जो हमने इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट की ना, तो उसको हम बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। देखो ये इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एनईपी आज के टाइम पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी है। ठीक है, और 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को भी हम लोग एनईपी बोल देते हैं। तो अगर आपके दिमाग में एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी मत लेके चलना, आपके हिसाब से एनईपी का मतलब क्या होता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो हमने जुलाई 1991 में इंट्रोड्यूस करी थी। ये ईयर याद रख लेना बच्चों। कब, देखो अभी तक जो हमने किया है ना, वो क्या किया है, अगर इसको आप शॉर्ट में करोगे तो हमारा 1947 के बाद हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर पे पब्लिक सेक्टर ज्यादा हावी होता था। पब्लिक सेक्टर को ज्यादा बेनिफिट्स मिलते थे गवर्नमेंट से, और प्राइवेट सेक्टर को उतने बेनिफिट्स नहीं मिलते थे। तो प्राइवेट सेक्टर को बेनिफिट्स नहीं थे, तो प्राइवेट सेक्टर की इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई। इसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए हमारे यहाँ पे, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए कि एक तो फॉरेन लैंडर्स हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट कम ले रहे थे, एनआरआई इंटरेस्ट कम ले रहे थे इन्वेस्ट करने में, और दूसरा कि हमारे यहाँ पे बाहर से टेक्नोलॉजी नहीं आ पा रही थी, हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही थी। ठीक है, हमें सब्सिडीज वगैरह बहुत ज्यादा देनी पड़ रही थी, और कोई भी कैपिटल ग्रोथ नहीं थी। ठीक है, कैपिटल स्टॉक फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। तो ये सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे। और अब है 1991 में, ये एक टाइम जरूर याद कर लेना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 1991। ये देखो क्राइसिस ऑफ 1991 में क्राइसिस हुए ना, फोर्स इंडिया फॉर फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम आईएमएफ। 1991 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे, उससे हमारी गवर्नमेंट ने निकलने के लिए क्या सोचा, आईएमएफ से लोन ले लेते। आईएमएफ का मतलब होता है बच्चों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना। एंड इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी, ये भी फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना। हमारे गवर्नमेंट ने सोचा कि आईएमएफ से और इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से लोन ले लेते हैं। जो आईबीआरडी है, इसको हम लोग वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। आरडी आईबीआरडी को वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं, ज्यादा पॉपुलर तो वर्ल्ड बैंक है इसका। ठीक है, आईबीआरडी तो आपको यूजुअली बुक्स वगैरह में भी पढ़ने को मिलेगा, तो इसको याद कर लेना फुल फॉर्म इसकी। वहां से लोन लेने का सोचा ताकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अभी यहाँ पे एक टर्म आ गई आप लोगों की, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब बच्चों ये किससे रिलेटेड होता है, ये होता है हमारी जितनी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के आइटम्स होते हैं ना, उससे रिलेटेड होता है। मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इक्वल होना चाहिए तो हमारी इकोनॉमी सही चल रही है, या फिर एक्सपोर्ट ज्यादा हो इंपोर्ट कम हो तो भी इकोनॉमी सही चल रही है ना। जैसे ही हम एक्सपोर्ट करते हैं तो बच्चों क्या होता है, फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ पे आती है ना। अगर हम आती है। हाँ आती है, और अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारे यहाँ से फॉरेन करेंसी जाती है ना। तो एक्सपोर्ट ज्यादा हो तो बेनिफिशियल है, इंपोर्ट जितना कम रहे उतना ठीक है, या दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम मतलब या तो आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है या तो आपका इंपोर्ट ज्यादा है। एक्सपोर्ट ज्यादा है तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, हमारी प्रॉब्लम कब होती है, जब हमारा इंपोर्ट ज्यादा होता है।
तो दोनों साइड इक्वल नहीं होती, जितनी फॉरेन करेंसी आ रही है और जितनी फॉरेन करेंसी जा रही है उनका डिफरेंस होता है। अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी जा ज्यादा रही होती है ना, अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी जा ज्यादा रही होती है, इसका मतलब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो कम हो रहे होते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम आती, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी इतना ही समझ लेना, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट आपकी मैक्रो में 12th क्लास में पूरा चैप्टर है, तो वहां पर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को पूरी डिटेल में समझेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट भी होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी होता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट भी होता है, सरप्लस भी होता है, तो कौन सी चीज हमारी कब होती है, तो तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना याद रखना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, कि हमारे यहाँ पे फॉरेन करेंसी का रिजर्व स्टेबल है कि नहीं है, या कम ज्यादा हो रहा है, ये फॉरेन करेंसी से रिलेटेड होता है। फॉरेन करेंसी से रिलेटेड होता है, देखो बच्चों, इसलिए ये किसके पास गए, आईएमएफ के पास गए और वर्ल्ड बैंक के पास गए। अगर हमारी करेंसी की प्रॉब्लम होती, अगर हमारी करेंसी की प्रॉब्लम होती तो किसके पास जाते, आरबीआई के पास जाते, है ना, अपने यहाँ पे कुछ करते, अपने यहाँ पे किसी से लोन लेते, लेकिन ये लोन लेने किसके पास गए, आईएमएफ के पास लोन लेने गए और वर्ल्ड बैंक के पास लोन लेने गए। क्यों गए लोन लेने उनके पास, क्योंकि हमारे यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम थी, और उस बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये आईएमएफ के पास गए। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इंडिया अवेल्ड $7 बिलियन, $7 बिलियन लोन लिया उन्होंने इन एजेंसी से, लेकिन ये ऐसे तो देंगे ही नहीं ना, इन्होंने कुछ ना कुछ तो अपनी शर्तें मानी मनवाई होंगी। तो जो ये लोन इनको मिला ना, तो देखो अब यहाँ पे देखो, ये एक और कार्टून है, किसका है ये, यहाँ कोई नाम लिखा हुआ है मुझे नहीं पता। देखो, इफ एनीबडी आस्क जस्ट से नोबडी ट्विस्टेड आवर आर्म्स, वी ट्विस्टेड देम आवरसेल्फ। ये आर्म्स ट्विस्ट करने का मतलब क्या है बच्चों, कि जो हमारे कंट्री से, ये मनमोहन सिंह जी हैं, उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। तो ये कार्टून Yes, क्या आया ma'am. है कि आईएमएफ ने अपनी कंडीशंस पे इनको लोन दिया है, आईएमएफ ने कोई कंडीशन रखी, उस पे ये लोन लेके आए हैं, लेकिन ये कार्टून बना था कि इन्होंने आके ये बोला होगा कि भाई ये जो एलपीजी पॉलिसीज है हम ये स्टार्ट कर रहे हैं और आईएमएफ से लोन लेके आए हैं, तो ये इसकी ये सेंस लगी है। कई बार होता है ना, किसी ने पीट दिया तो जाके बोलो कि मैं तो गिर गया, मुझे तो ऐसे पीटा नहीं उसने, मैं तो रास्ते में गिर गया इसलिए चोट लगी, तो ये